नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत में बात करेंगे महाराष्ट्र की ही। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार लगातार तीसरी बार बन चुकी है। मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सहयोगी घटक दल हैं शिवसेना और एनसीपी, उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह न मिलने की वजह से उनमें नाराजगी दिख रही है और अब खुलकर बयानबाजी भी हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले कुछ ही समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कहीं ये बीजेपी के लिए सिर दर्द ना बन जाए। दिखाते मुंबई से आपको ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 3.0 गठबंधन सरकार के गुलदस्ते में महाराष्ट्र के 6 सांसद सजे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान राज्य से भाजपा और उसके सहयोगी दलों के 8 मंत्री थे। अब ये संख्या घटकर 6 रह गई है। हमारे अब जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। गठबंधन को फेविकोल का जोड़ बताने वाली शिवसेना में असंतोष दिखने लगा है। अजीत पवार खेमे की एनसीपी के बाद अब नाराजगी शिंदे गुट शिवसेना में दिख रही है। शिवसेना कह रही है कि अगर उसके सांसद मांझी चिराग जेडीएस से ज्यादा हैं, तो पुरानी सहयोगी होने के नाते शिवसेना को एक भी कैबिनेट पोस्ट क्यों नहीं दिया गया। एनडीए की पुराने सहयोगी शिवसेना है, कई सालों से केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय संगठन को शिवसेना पार्टी साथ देते आए। कल के शपथ विधि ग्रहण में शिवसेना पक्ष को होम का ये मिला, एमओएस मिला है, लेकिन मुझे लगता था कि कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए। कई सारी ऐसी छोटी पार्टी है, जैसे कि मांझी जी की, कुमारस्वामी जी की, उनके पार्टी के कुमारस्वामी जी के 2 एमपी है, मांझी जी का 1 एमपी है और पासवान जी का 5 एमपी है। तो हमें लगता था कि हमें कैबिनेट मंत्री एक दिया है, वो कैबिनेट मंत्री मिलने की अपेक्षा थी हमारी। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं और एक कैबिनेट पोस्ट चिराग के नाम है। जेडीएस के कुल 2 सांसद हैं। कुमारस्वामी खुद कैबिनेट मंत्री बने हैं। मांझी अपनी पार्टी के खुद अकेले सांसद हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कुल 7 सांसद हैं। ऐसे में सवाल वो पूछ रही है कि उन्हें केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों मिला, कैबिनेट पोस्ट क्यों नहीं। शिंदे गुट के नेता और बुल्ढाना लोकसभा सीट से सांसद प्रताप राव जाधव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। जाधव शिंदे गुट के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट के नेता और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने श्रीरंग बाड़ने के बयान का खंडन किया है और बिना शर्त मोदी सरकार को समर्थन की बात कही है। लेकिन उद्धव गुट शिवसेना और शरद पवार गुट एनसीपी अब बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी से उनके कोई भी सहयोगी खुश थोड़ी हैं। अभी तो नीतीश बाबू नाराज होंगे, चंद्रबाबू नाराज होंगे। अब सुन रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी की कथित शिवसेना के जो सांसद हैं मावड़ से, श्रीरंग बारने, वो भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन श्रीरंग बारने, आपको भी कह देना चाहता हूं, ये बीजेपी है, ये गुलाम पसंद करती है, मित्र नहीं। ज्यादा बोलोगे तो ईडी सीबीआई पीछे लगा देंगे और जो एक मंत्री पद दिया है वो भी छीन लेंगे। अरे भाई, ये लोग तो पार्टियों को तोड़ देते हैं, ये लोग तो घर में कलह करवा देते हैं। इनको केवल सत्ता चाहिए, तो इन्हें ज्ञान मत दीजिए, इनसे ज्ञान लीजिए, नहीं तो ईडी सीबीआई बैठी है आपका बंदोबस्त करने के लिए। ये बीजेपी है नई वाली, इसको आंख मत दिखाइए, इसके सामने आंख झुकाइए और जो मिल जा रहा है उसमें संतुष्ट हो जाइए। I have seen BJP work in the last 10 years with their allies very closely. I see most of them. मैं लंबे समय से देख रही हूँ कि बीजेपी के सहयोगी दल नाराज ही रहते हैं। मैं श्रीरंग बारने जी को करीब से जानती हूँ, उनका दर्द समझ सकती हूँ। अन्याय हुआ तो है, किसी के 5 सांसद पर एक कैबिनेट पोस्ट दे रहे हैं। आपके सहयोगी को 7 सीट आई, लेकिन कैबिनेट पोस्ट नहीं दिया, गलत तो है ही। I understand his pain. Injustice has been done to him. इससे पहले अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मंत्री पद की मांग पर जोर देते हुए राज्य मंत्री का पद ठुकरा दिया। बताया जाता है कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना किया कि वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में राज्य मंत्री का पद उनके लिए मुनासिब नहीं। इधर एनसीपी की पुणे इकाई ने अजीत पवार को पत्र लिखकर कहा है कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए।
आम्ही त्यांना म्हणाला की बाबा आम्हाला जे नाव द्यायचं ते प्रफुल्ल भाईंचं आहे. त्यांनी अनेक वर्ष कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम केलेलं आहे आणि कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीनं स्वतंत्र कारभार पाहायचा. प्रफुल्ल पटेल पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे में वे राज्य मंत्री का पद कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हमने इस बारे में बीजेपी को दोबारा सोचने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि आपके जैसे अन्य पार्टीज भी हैं और उन्हें भी हमें देखना होगा। फिर हमने कहा कि आप अगर हमें कैबिनेट नहीं दे सकते हैं तो हम एनडीए से बाहर नहीं होंगे, लेकिन हम बाकी और कोई पद भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्पष्ट सांगितलं की बाबा जर तुम्हाला करता येत नसेल तर आम्ही एनडीएच्या बाहेर नाही, आम्ही एनडीएच्या बरोबरच आहे, पण आम्ही कुठलं पद स्वीकारणार नाही। वैसे इसी कार्यक्रम में अजीत पवार के बोल बदले हुए नजर आए। एनसीपी के स्थापना दिवस समारोह में अपने चाचा और राजनीतिक प्रतिद्वंदी शरद पवार की उन्होंने खूब प्रशंसा की। उन्होंने शरद पवार को अपना मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि शरद पवार ने पार्टी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जून 2023 में शरद पवार से अलग होने के बाद ऐसा पहली बार देखा गया है जब अजीत पवार ने उनकी तारीफ की हो, इसलिए उनके अब इस बदले रुख से कई अटकलें भी शुरू हो गई हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है। बात करते हैं मराठा आंदोलन की। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर से अनशन पर बैठ गए हैं। आज उनके अनशन का चौथा दिन है और हमने देखा कि लोकसभा चुनावों के नतीजों पर उनके आंदोलन का किस तरह से असर पड़ता हुआ दिखा। तब ऐसे में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने के जो इच्छुक राजनेता हैं वो किस तरह से मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन के लिए होड़ लगाए दिख रहे हैं। रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अनशन पर बैठे मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल से मिलने के लिए महाराष्ट्र के नेताओं का तांता लगा हुआ है। चुनाव नतीजे आते ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी बार्शी से निर्दलीय विधायक राजेंद्र राउत उनसे मिलने पहुंचे। इसके बाद जालना से कांग्रेस सांसद कल्याण काले ने भी उनसे मुलाकात की। औरंगाबाद से शिवसेना सांसद संदीपान बुमरे के बेटे विलास बुमरे भी उनसे मिलने पहुंचे। अजीत पवार के समर्थित विधायक बबनराव शिंदे ने भी पत्र लिखकर पाटिल के आंदोलन का समर्थन किया। राज्य के एकनाथ शिंदे सरकार ने बीते फरवरी में जरांगे की मराठाओं को आरक्षण देने की मांग एक विशेष सत्र बुलाकर मान ली थी। मराठाओं को 10% आरक्षण दिया था। अब जरांगे पाटिल इस मांग के साथ अनशन पर बैठे हैं कि जिन कुणबी मराठाओं के पास निजामकालीन दस्तावेज हासिल हो चुके हैं उनके सगे संबंधियों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल को इतनी अहमियत इसलिए मिल रही है क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को उनके आंदोलन ने बड़ी हद तक प्रभावित किया। मनोज जरांगे पाटिल का निशाना सत्ताधारी यानी महायुति गठबंधन पर था। बीते साल अगस्त में जरांगे पाटिल ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में मराठाओं को आरक्षण देने के लिए आंदोलन शुरू किया था। माना जा रहा है कि उसी की वजह से महायुति को खास नुकसान उठाना पड़ा है। यह आंदोलन 2 बार हिंसक भी हो गया, जिससे निपटने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। इससे जरांगे पाटिल के निशाने पर देवेंद्र फडणवीस आ गए, जिनके पास महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का प्रभार भी है। खासकर मराठवाड़ा इलाके में महायुति को काफी चपत लगी है, जहां 8 में से सिर्फ 1 सीट ही वह जीत पाई है। शिंदे सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने जरांगे पाटिल से अपील की है कि उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए। सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। मराठा आरक्षण पर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उचित निर्णय ले लेंगे और इसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। सरकार को किसी भी व्यक्ति या समाज के प्रति प्यार से बर्ताव करना पड़ता है। महाराष्ट्र में 32% मराठा वोटर है और कोई भी राजनीतिक पार्टी उनकी नाराजगी सहन नहीं कर सकती। सूत्रों के मुताबिक जरांगे पाटिल 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में खुद अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो न केवल महायुति को नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को भी चपत लग सकती है। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में पानी का संकट तो नजर आ ही रहा है, पर आज ये मुसीबत और बढ़ गई जब कई इलाकों में 2 से ढाई घंटे तक के लिए बिजली चली गई। दिखाते शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। मंगलवार दोपहर को पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में लोग आराम से फिल्म का मजा ले रहे थे, लेकिन अचानक बिजली चली गई। केवल इस सिनेमा हॉल में ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में जैसे कश्मीरी गेट, गीता कॉलोनी, वजीराबाद, हर्ष विहार, प्रीत विहार, राजघाट, नरेला,
और गोपालपुर जैसे इलाकों में 2 से ढाई घंटे बिजली गायब रही। दिल्ली में ये कोई सामान्य बात नहीं थी। कितने घंटे कटी? लाइट आज 2 घंटे कट गई। इस गर्मी में कैसा हाल? में बहुत दिक्कत हुई, लड़कों बेहोश होने लगे। पानी की समस्या है ही, बिजली दोपहर में तो बहुत ज़्यादा कटी। आज टेम्परेचर भी, गर्मी भी बहुत थी। मौसम आप देख ही रहे हैं किस तरीके का चल रहा है, तो समस्या तो बहुत है। आज तो लाइट की भी समस्या थी, 2-2.5 घंटे तक लाइट नहीं आए, बहुत परेशान रहे गर्मी की वजह से। और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घरों में, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम तो फ्री इधर उधर हो गए थे थोड़ा सा, ज़्यादातर तो यही परेशानी है। तो 3 दिन तक पानी नहीं आता। आज इतनी गर्मी है, इस गर्मी में लाइट नहीं है, 2-2.5 घंटे लाइट नहीं आई। बच्चे सब परेशान, बाहर इतनी लू चल रही है, कहाँ जाएं? दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मंडोला में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के 400 केवी के सब स्टेशन में आग लग गई है। यहाँ से दिल्ली को 1200 मेगावाट बिजली सप्लाई होती है, जिसकी वजह से दोपहर 2:11 से दिल्ली के कई इलाकों में पावर कट हुआ है। दिल्ली में बिना बाधा के बिजली सप्लाई होती रहे और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में दोबारा समस्या ना हो, इसके लिए आतिशी ने देश के नए ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। उत्तर प्रदेश के मंडोला में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक सब स्टेशन में आग लगी है। वहां से दिल्ली को 1500 मेगावाट की पावर मिलती है और वहां पर आग लगने के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में पावर कट हुआ है। जो हमारे और पावर सोर्सेज हैं, जिसे N-1 जो उसका बैकअप कहा जाता है, N-1 हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं उससे लिंक कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं आज ही जो केंद्र सरकार के नए पावर मिनिस्टर बने हैं मनोहर लाल जी और जो PGCIL के चेयरमैन हैं, उनसे आज ही समय मांगूंगी, क्योंकि जो पूरे देश का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको केंद्र सरकार चलाती है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि आतिशी केंद्र सरकार पर बेमतलब का आरोप लगा रही हैं। दिल्ली के अंदर देखिए, कुल मिलाकर चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, कोई भी मामला हो, दिल्ली की सरकार फेल हो चुकी है। क्राइसिस इतने ज्यादा है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। आतिशी मैडम जो है पूरा आनंद उठा रही है, जो उनके मुंह में आता है वो बोलती है, आरोप लगाती हैं। इसमें LG साहब को इंटरवीन करके उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात करनी चाहिए और दिल्ली के जो बिजली कंपनियां उनसे बात करनी चाहिए और बताना चाहिए, दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए, सरकारी बयान आना चाहिए कि क्या कारण है। दिल्ली में सामान्य तौर पर पावर कट नहीं होते, इसलिए 2-2.5 घंटे का पावर कट होना तो बड़ी खबर बननी थी। अच्छी बात यह है कि जिन घरों की बिजली कटी थी अब वहां पर बिजली आ चुकी है। अब थोड़ा मौसम भी मेहरबान हो जाए तो थोड़ी बिजली की डिमांड कम हो जाएगी और ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, ये भी कुछ कम हो जाएंगे या हो सकता है खत्म ही हो जाएं। दिल्ली से अपनी सहयोगी इशिका वर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। राजधानी दिल्ली में पानी संकट पर पक्ष और विपक्ष की राजनीति चल रही है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि जल संकट आखिर है क्या और कितना बड़ा है। दिल्ली से शरद शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली का मंडोली विस्तार इलाका, सामान्य दिनों में यहाँ पर एक वक्त ही पानी आता है, लेकिन बेतहाशा गर्मी के इस दौर में यहाँ पानी अब 2 से 4 दिनों में एक बार ही आ रहा है और वो भी मुश्किल से 10-15 मिनट। पानी की परेशानी बहुत है, पानी मिले ही ना है। हम बहुत दिन है पानी को पीने के, पानी को तो बहुत घूमे हैं। पानी मुश्किल से ही आता है, कभी आ गए 8 दिन में 1 दिन आ गो। अच्छा, नहीं आया और आज तो बिल्कुल टंकी फंकी सब बासन रीते पड़े। बताओ, नहावे धोवे को ना है। अभी समरसिबल से तो पानी आ जा रहा होगा। हमारे समरसिबल ही ना है। अच्छा, आपने नहीं लगवा रखा? हाँ, ऐसे ही मांग लेते हैं, कई के गत्ते जब गुजारा चलाते हैं। अच्छा, तो अभी कितने दिन में पानी आ रहा है? 3-4 दिन है जाते हैं। भैया पानी की वो है, पानी ना हमारे यहाँ तो पानी की ज्यादा है। अच्छा, हाँ, पानी की ज्यादा सुनिए चल रही है। तो सर्दियों में तो आ जाता है? हाँ, सर्दी में आ जाए, फिर इतने तंग ना हो जो आप तंग है रहे। अच्छा, गर्मी में ज्यादा दिक्कत है? हाँ, अब ज्यादा दिक्कत है रही है। दिल्ली की जीवनदायिनी नदी यमुना में पानी कम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 137 क्यूसेक पानी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के जरिए दिल्ली आना था, लेकिन वो अब तक नहीं आया। हरियाणा से
मुनक नहर के जरिए तय मात्रा से कम पानी दिल्ली पहुंच रहा है। इस नहर के पानी पर दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्भर हैं। दिल्ली में 1280 एमजीडी पानी की जरूरत होती है। 1000 एमजीडी पानी दिल्ली के 12 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करके सप्लाई किया जाता है। लेकिन यमुना में पानी कम होने के साथ ही मुनक नहर से कम पानी मिलने की वजह से 40 से 50 एमजीडी पानी की किल्लत है। दिल्ली में 137 एमजीडी पानी ट्यूबवेल से निकालकर भी सप्लाई किया जाता है। फिलहाल किल्लत को इसी के जरिए दूर करने की कोशिश हो रही है। 40 से 45 एमजीडी पानी कम दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहा है और इसी की वजह से जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी हो रही है, ये इसी की वजह से हो रही है क्योंकि जो दोनों मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, एक तरफ आपका मुनक कनाल, दूसरी तरफ आपका वजीराबाद पॉन्ड, दोनों में पानी की कमी हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया है कि दिल्ली को तय कोटे के मुताबिक पानी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हर संभव मदद देने का प्रयास किया जाएगा। अब 2 मुद्दे हैं। पहला यह कि हिमाचल प्रदेश ने जो पानी हरियाणा के जरिए यमुना नदी में छोड़ना था, जो वजीराबाद तक आना था, वो अब तक क्यों नहीं पहुंचा। और दूसरा ये कि क्या हरियाणा मुनक नहर में कम पानी छोड़ रहा है, जैसा कि आरोप दिल्ली सरकार लगा रही है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल मना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इन मामलों पर सुनवाई कर सकता है। दिल्ली में अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।